डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, कोशी कॉलेज खगड़िया, आज के अपने इस लेक्चर में फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा यह लेक्चर पुनः हिस्ट्री बीए पार्ट 1 ऑनर्स एवं सब्सिडरी दोनों ही कक्षाओं के स्टूडेंट्स को समर्पित है। आज हम लोग जिस टॉपिक को यहाँ समझेंगे वह है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण, यानी अर्बनाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण के बारे में समझने से पहले हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत थोड़ा संक्षेप में इसके यानी हड़प्पा सभ्यता के समयकाल को समझते हैं। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की अवस्थिति, उसके विस्तार, इसके अंतर्गत उत्खनन से प्राप्त स्थलों के नाम और उसके उत्खननकर्ता के बारे में जानते हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के कालखंडों को समझें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल एवं फिर नव पाषाण काल का स्थान आता है। नव पाषाण काल के बाद कांस्य युगीन काल या कांस्य युगीन सभ्यता का दौर आता है, जिसके अंतर्गत ही सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है, तथा इसके बाद ही भारतीय इतिहास में ताम्र पाषाण काल यानी कि कैल्कोलिथिक एज का दौर आता है। इस ताम्र पाषाण काल का जो समय काल जो कालक्रम है वो है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। यहाँ ताम्र पाषाण से तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत पत्थर और तांबे का उपयोग साथ साथ होता हो। तो इस तरह यहाँ पर हम लोगों ने भारतीय इतिहास के कालखंडों के अंतर्गत यह समझा कि नव पाषाण काल के बाद कांस्य युगीन काल आता है तथा उसके बाद ही ताम्र पाषाण काल आता है। यानी अगर महापाषाण काल से समझें तो पहले महापाषाण काल पहले पूरा पाषाण काल, तब मध्य पाषाण काल, तब नव पाषाण काल, तब कांस्य युगीन काल और तब ताम्र पाषाण काल। लेकिन अगर तकनीकी दृष्टि से देखें तो तकनीकी दृष्टि से होना यह चाहिए था कि ताम्र पाषाण काल पहले आना चाहिए था तथा फिर उसके बाद ही कांस्य युगीन काल आना चाहिए था, क्योंकि तांबा धातु में टीन मिलाने के बाद ही कांसा यानी ब्रॉन्ज का निर्माण होता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में यह देखा भी गया है कि नव पाषाण काल का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल
शुरू हो गया था तथा धातुओं में सबसे पहले तांबे के प्रयोग का ही साक्ष्य मिलता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में इतिहासकारों द्वारा हड़प्पा की जो कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन काल है, उसको पहले रखा गया है और ताम्रपाषाण काल को उसके बाद रखा गया है। इस तरह हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत एक कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। इस सभ्यता का नाम यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति भी पड़ा है, क्योंकि इसका पता यानी इसका उत्खनन सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक एक आधुनिक स्थल में चला, जिसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। चूँकि इस हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में खासकर सिंधु घाटी में पड़ता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता कहें, दोनों एक ही बात है। सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा की खुदाई पहले होने से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है। अब समझते हैं इसके विस्तार को कि इसका फैलाव, इस सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक रहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दक्षिण सिंधु घाटी क्षेत्र से दक्षिण भी हुआ और पूरब भी हुआ। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी आते हैं। इस सभ्यता के यदि फैलाव या विस्तार की बात करें तो हम पाते हैं कि यह सभ्यता उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। और ये समूचा जो संस्कृति या सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके आकार को समझें तो इसका आकार एक त्रिभुजाकार शेप में था, यानी कि इस शेप में था। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल माना जाता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव था। इतिहासकारों ने इसके क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ तक कह दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी, जैसे कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो यह सभ्यता उस मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी काफ़ी बड़ी थी। इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा था। इस सभ्यता के विस्तार को थोड़ा और स्पष्टता के साथ समझें तो कहा जा सकता है कि यह सभ्यता उत्तर में
जम्मू के मांडा मांडा के चेनाब नदी तक से लेकर दक्षिण में दैमाबाद के प्रवरा नदी तक और पश्चिम में सुतकांगे डोर के दास्क नदी से लेकर पूरब में आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है के हिंडन नदी तक था। इस सभ्यता के विस्तार को अगर किलोमीटर में कहा जाए तो इतिहासकारों का कहना है कि इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कुल 1400 किलोमीटर का था सॉरी था। जब सॉरी आइए अब सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को जो मैं अभी बोल रहा था का इसका विस्तार किलोमीटर वाइज कितना था उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब, इसे फिर से समझते हैं। तो उत्तर से दक्षिण किलोमीटर वाइज इतिहासकारों के अनुसार वह था 1400 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूरब इस सभ्यता का विस्तार था लगभग 1600 किलोमीटर। तो यह था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार या फैलाव कहाँ से कहाँ तक था। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के काल विभाजन या कालक्रम पे। मोटे तौर पे हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना गया है वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, लेकिन कई इतिहासकारों के इस संदर्भ में अलग अलग मत रहे हैं। कुछ इतिहासकार जैसे कि जॉन मार्शल का मत था कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक रहा। वहीं व्हीलर नामक इतिहासकार का मत है कि इस सभ्यता का कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रहा, जबकि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो इसका कालक्रम माना गया है वह माना गया है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, और सर्वमान्य मत यही है कि इसी रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो कालक्रम निर्धारित किया गया है इसे ही मान लिया जाए। तो यह था हड़प्पा सभ्यता का काल विभाजन। अब आगे बढ़ने से पहले हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों और उसके उत्खननकर्ताओं के नाम यहाँ पर जानते हैं। इस सभ्यता के अंतर्गत यूँ तो कई स्थलों की खुदाई हुई है, लेकिन जो 7 प्रमुख नगर माने गए हैं उनके बारे में थोड़ा यहाँ जानते हैं। जिन 7 नगरों की यहाँ बात, जो 7 बड़े नगर थे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, तो जिन 7 नगरों की यहाँ बात की जा रही है उनके नाम हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानोद्रो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलावीरा। अब थोड़ा संक्षेप में इन 7 बड़े नगरों के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले आते हैं हड़प्पा नामक स्थल पे। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है या स्थित था। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में
दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। जो दूसरा नगर है उस पे आते हैं, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे अवस्थित था। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। जो तीसरा नगर है वो है चानुद्रो। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित था। इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में J.H. मैके के निर्देशन में, उसके नेतृत्व में N.G. मजूमदार द्वारा कराई गई थी। जो चौथा नगर है वो है कालीबंगा। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर ज़िले में घग्गर नदी के तट पर स्थित था। इसके उत्खननकर्ता का नाम है अमलानंद घोष एवं B.K. थापड़। जो पांचवा नगर है वो है बनावली। यह स्थल हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित था। इसकी खोज R.S. विष्ट द्वारा करवाई गई थी। जो छठा नगर है वो है लोथल। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवास नदी के तट पर स्थित था। इसके उत्खननकर्ता का नाम है रंगनाथ राव। और जो सातवां बड़ा नगर है वह है धौलावीरा। यह स्थल भी गुजरात का है और गुजरात के कच्छ प्रदेश में यह स्थल स्थित था। इसके उत्खननकर्ता का नाम है R.S. विष्ट। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण को समझने से पहले यहाँ तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम, उसकी अवस्थिति, उसके विस्तार और उसके प्रमुख स्थलों तथा उसके उत्खननकर्ताओं के नामों के बारे में जाना। तो अब समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और उसकी संरचनाओं को। हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता थी उसकी नगर योजना प्रणाली, जो कि पूरे भारतीय इतिहास में इसका महत्व है और इसका उदाहरण दिया जाता है। वैदिक काल से पहले नगरीय सभ्यता का होना, इस संदर्भ में इतिहासकार भी स्तब्ध हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी इतना व्यवस्थित नगर कैसे बना सके। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह होती है कि हड़प्पा सभ्यता जो कि वैदिक काल से पहले की सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक काल जो कि बाद की सभ्यता थी वह एक ग्रामीण संस्कृति को इंगित करता है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार तत्कालीन लोगों ने इतने अच्छे से नगर व्यवस्था को अंजाम दिया था। जो तत्कालीन नगर योजना थी उसकी विस्तृत जानकारी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के प्राप्त खंडहरों से होती है, क्योंकि लिखित में तो कुछ साक्ष्य है नहीं। जो भी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब प्राप्त होती है वह उस समय के प्राप्त स्थलों की खुदाई से, प्राप्त सामग्रियों के अध्ययन से। अगर
उस समय के उत्खनन से प्राप्त खंडहरों की समीक्षा करें, खंडहरों का अध्ययन करें, तो कहा जा सकता है कि बस्तियों का, वहाँ की बस्तियों का ढांचा शहरी क्षेत्र के अस्तित्व को बताता है, तथा साथ ही साथ इसके अंतर्गत और भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कि नगरीकरण को इंगित करता है। तो आइए हम इसे बिंदुवार ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी बातें मिली जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि वहाँ एक सुदृढ़ नगर योजना थी, नगरीकृत व्यवस्था थी। इसी को हम लोग बिंदुवार ढंग से लिखते हैं ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उत्तर लेखन में हमें आसानी हो। तो इसके तहत जो पहला बिंदु बना सकते हैं वो है कि समूचा नगर वो दुर्गों से घिरा हुआ था, यानी किलों से घिरा हुआ था, और उस नगर के पश्चिम भाग में गढ़ी, जो बड़े भवन थे किला वाले, वो गढ़ी होता था और पूर्वी भाग में निचला शहर होता था। ऐसा अनुमान है इतिहासकारों का कि जो पूर्वी भाग में गढ़ी नुमा किला था वो शासक वर्ग का रहा होगा और जो निचला शहर था वो आम जन के लिए होगा। दूसरी बात है कि नगर अनेक खंडों में विभक्त था। नगरों की दीवारें ईंटों की बनी होती थी और मुख्यतः पकाई गई ईंटों का ही प्रयोग होता था। तीसरा जो उदाहरण मिलता है जिसके आधार पे नगरीकरण की व्याख्या हो सकती है वह है कि गुजरात का एक स्थल था धौलावीरा। वह एक ऐसा शहर था जिसमें नगर 3 भागों में विभक्त था। अगली बात कि जो भी नगर है, जो भी स्थल है वहाँ के, यानी वो नगर, उन नगरों की सड़कें एक दूसरे को, जितनी सड़कें गुजरती थी वह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर। और जो मुख्य पथ हुआ करता था, जो राजपथ हुआ करता था, उसकी चौड़ाई 10 मीटर होती थी। जो अगली बात है, मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण स्थल पाया गया है, वह है विशाल स्नानागार। इस स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। यह स्नानागार धार्मिक कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थल से अनाज रखने का कोठार मिला है जिसमें अन्न का भंडारण किया जाता था। और इसमें से भी जो मोहनजोदड़ो का अन्न कोठार है, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी मानी जाती है, तो ये व्यवस्था भी नगरीय व्यवस्था को इंगित करता है। नेक्स्ट बिंदु कि हड़प्पा से, यानी हड़प्पा स्थल से 2 कमरों वाला एक बैरक मिला है जो कि संभवतः मजदूरों के रहने के लिए बना हुआ था। अगली बात, मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली काफ़ी अद्भुत मानी गई है। लगभग सभी नगरों के हर छोटे या बड़े मकान के प्रांगण में स्नानागार होते थे। अगली बात, कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। अगली बात,
इस सभ्यता के घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था और जहाँ इनके नीचे मोड़ियाँ बनी हुई थी, यानी पहले घर से पानी बहकर सड़कों पे आया, फिर उसके बाद सड़क पे मोड़ियाँ बनी होती थी। कुल मिलाकर स्नान घरों और मोड़ियों की व्यवस्था एक अद्भुत व्यवस्था थी, अनोखी व्यवस्था थी। हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी ज़्यादा अनोखी थी, ज़्यादा विलक्षण थी, और इस विलक्षण व्यवस्था के आधार पे ये कहा जाता है कि शायद कांस्य युग की दूसरी किसी भी सभ्यता में इस तरह के स्वास्थ्य और सफाई को महत्व नहीं दिया गया था जितना कि इस हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंतर्गत कहा जा सकता है वह है नगरों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के किनारे कूड़ा फेंकने के लिए बड़े बड़े कूड़ादान मिले हैं। इस सभ्यता के प्राय सभी नगर नदियों के मुहाने पर ही बसाए गए थे। अगली बात, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, सड़कों के किनारे रोशनी का प्रबंध था। नेक्स्ट पॉइंट, नगर निर्माण योजना के तहत सड़कों, गलियों एवं नालियों के प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के किनारे नालियां बनी होती थी जो कि पक्की एवं ढकी हुई होती थी। प्रत्येक गली में भी ढकी हुई नालियां मिलती थी। इन नालियों के द्वारा जो भी गंदा पानी होता था वो नगर के बाहर पहुंचाया जाता था। इस सभ्यता की सबसे आकर्षक बात यह थी कि आजकल के ही भांति उस समय के लोग भी सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से नालियों का प्रबंध करना जानते थे। दरअसल उन दिनों ऐसी संभावना है कि उन दिनों उस क्षेत्र में भारी बारिश हुआ करती थी और उस अपार जल राशि से नगर की सुरक्षा के लिए नालियों की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य हुआ करती होगी। इसलिए संपूर्ण नगर में योजनाबद्ध ढंग से नालियां बनी हुई मिलती है। नगरीकरण के प्रमाण के रूप में इन सभी बिंदुओं के अलावा स्टुअर्ट पिगॉट नामक इतिहासकार द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थल को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी एंड ट्विंस कैपिटल कहा जाना भी इस सभ्यता के नगरीकृत व्यवस्था को वही बतलाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति यानी उसकी ओरिजिन, उसके विस्तार यानी उसके एक्सटेंशन और उसकी नगरीय सभ्यता यानी अर्बनाइजेशन को समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आज का यह लेक्चर हिस्ट्री बीए पार्ट 1 ऑनर्स के स्टूडेंट्स के साथ साथ सब्सिडरी बीए पार्ट 1 सब्सिडरी के स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक साबित होगा। तो अगले लेक्चर में पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।